हेलो माय डियर्स। आप हैं अनिल बिस्वानी के साथ और अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं मैं, आपका मेंटर इंग्लिश लैंग्वेज का। ये क्लास इंग्लिश लैंग्वेज की है और रोज की तरह हम बात करेंगे थोड़ा सा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में और इसके बाद सीधे अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। मैं 1 मिनट में ये तय कर लेता हूं कि मैं लाइव हूं और आपकी क्लास को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं सफलतापूर्वक। बस 1 मिनट लगेगा मुझे ये देखने में और मैं सीधा आपके पास पहुंच जाऊंगा। यस, आई एम लाइव एंड विद यू as usual at 10 o'clock, 10 to 12. This is language class for TGT, PGT and GIC lecturer. You can, the students preparing for SSC bank or any other exam that are related to English language also be benefited with these classes. तो मैं अनिल विश्वानी आपको ले चलता हूं सीधे ये बताने के लिए कि कैसे आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेकर के आप पा सकते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और उनमें अनलिमिटेड एक्सेस जो लैस होगी पीडीएफ के साथ, रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ और लाइव क्लासेस जैसे कि मैं दे रहा हूं इस तरह की। अब बहुत सारे लोग आप में से जुड़ चुके हैं। यस, समृद्धि जी, हाँ बिल्कुल, आरती दिवाकर जी, अंशु शर्मा, राधे राधे बेटा। समृद्धि जी नमस्ते, सबको नमस्ते। रचना जी नमस्ते। समृद्धि जी, प्रियंका गौतम, बिल्कुल। मानवीर गुज्जर, क्या बात है। अटल और सोनू और शिखा बघेल, बिल्कुल। ललतेज सिंह, एज यूजुअल हमारे रोज के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं बस कुछ ही पलों में। लाइव क्लासेस में मेरे साथ और भी मेंटर्स हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के सभी पहलुओं को टच करते हैं, जिसमें यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ साथ जीआईसी लेक्चरर और सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, ऑल द रिलेटेड एग्जाम्स रिलेटेड टू टीचिंग, ये सभी के टीचर्स और मेंटर्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जिसमें सीटेट और यूपी टेट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज की, मैथमेटिक्स की और सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स की केवल एक ही टीचर के द्वारा ना। यू हैव मेनी ऑप्शंस including me. You have a lot of mentors and teachers, topmost mentors and teachers on this platform, that is Unacademy. You can get benefited. Scheduled works for you हम करते हैं आपके लिए, बनाते हैं नोट्स, बनाते हैं क्लासेस, वो मटेरियल जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी पूछी जाने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको लेकर आते हैं आपके लिए शोध करके। नो लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ी खास बात यह है कि 12 से ज्यादा भाषाओं में पूरे इंडिया में उपलब्ध है क्लासेस, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस की। एनी टाइम एनीवेयर यू कैन लर्न these classes. You can download recorded videos, live classes and PDFs as well, and you can prepare yourself anywhere, anytime and learn anything. What are the benefits and advantages of an academy? इंटरेक्ट कर सकते हैं आप अपने एजुकेटर से, आप वहां क्वेश्चन देंगे, मैं यहाँ आंसर दूंगा। जैसे कि अभी मैं आप सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूँ, आपका प्रणाम मुझे मिल रहा है, बिल्कुल गुड इवनिंग आपकी मिल रही है। सीधे विदाउट वेटिंग अ सिंगल मोमेंट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, मेरे साथ आंसर कर सकते हैं। अभी लाइव पोल शुरू होंगे, टेस्ट सीरीज शुरू होंगी, थोड़ा सा मैं पढ़ा लूं कुछ घंटे और इसके बाद ये सारे कार्यक्रम आपके साथ होंगे। लाइव टेस्ट क्विजेस होंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस होगा, पीडीएफ्स और लर्निंग मटेरियल भी आपको मिलता है और आपको करना होता है सब्सक्राइब एक बार 12 महीने के लिए अनअकैडमी को, और वो आपको 6000 में मिलता है। और अगर आप मेरा कोड ABI10 यूज करते हैं, अगर आप मेरा कोड ABI10 यूज करते हैं तो ये 500 आपका लेस हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये आपका लेस हो जाता है अमाउंट। और अगर आप 12 मंथ का सुपर टेट का कोर्स लेते हैं, आपको टीचिंग का एक सेगमेंट लेना है और इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स पाने के लिए, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो और चाहे वो जीआईसी लेक्चरर का हो।
आपको कैसे पढ़ाया जाएगा ये आपको यहां हम दिखाते हैं पढ़ाने के बाद। तो देर मत करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को, यूज करिए मेरा कोड ABI10 और अपने आप को लाभान्वित करिए। 10% ऑफ मिलेगा आपको हर कोर्स पर। टीचिंग एग्जाम्स लॉन्च कर रहा है कॉम्बो बैच GIC लेक्चरर और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसकी एक क्लास आपको मैं दे चुका हूं और दूसरी क्लास आज होने वाली है। और का आज क्लास किस चीज की होने वाली है आपको पता है, ये क्लॉज और सेंटेंस के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, साहू जी, लवलेश जी, शुभम जी, महेंद्र जी, अंशु जी और वंदना मिश्रा जी, सबको जी बिल्कुल। और प्रेजेंटली मैं बाराबंकी में ही बैठा हूँ, राम सेवक चौराहे पे, ठीक है। शुभम शुक्ला। हाँ बेटा, खुश रहो, आनंद करो। बिल्कुल, बाराबंकी साई इंटर कॉलेज में अध्यापन किया है, बिल्कुल। और आपको नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, मैं फिर से बाराबंकी में ही हूँ और यहीं से लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्लॉज और सेंटेंस, कल तक हमने पढ़ा कि एक लेटर्स का ऐसा ग्रुप, मैं पेन को चेंज कर लूं, इंक इसकी व्हाइट कर लेता हूं, एकदम व्हाइट कर लेता हूं। देखिए ना, आपने पढ़ा कि लेटर, इस लेटर में दो भाग हुए, वॉवल और कंसोनेंट। जब इनको हमने मर्ज किया तो जो पहली चीज बनी वो बनी स्लैबल। और स्लैबल का मतलब मैंने समझाया, एक ध्वनि, यानी एक आवाज जो आप बोलते हैं जब आप मुंह खोलते हैं, और उस मुंह खोलने से जो ध्वनि निकलती है एक बार में, वह कहलाती है स्लैबल। अगर वह ध्वनि मीनिंगफुल है, मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इफ गिव्स द सर्टेन मीनिंग, यू मस्ट नो दैट यू हैव प्रोनाउंस्ड अ वर्ड। तब आपने क्या प्रोनाउंस किया है, आपने वर्ड बोल दिया है, और उसे हम कहते हैं शब्द। और यह मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होता है। ये सब कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब वर्ड को जब हम वर्ड से जोड़ेंगे तो बनेगा फ्रेज, ये कल पढ़ चुके हैं हम। और फ्रेज में अगर हम वर्ब डालेंगे तो ये बनेगा क्लॉज। तो ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा क्लॉज। मैं इधर लिखता हूं, नहीं तो मैं छुपा लूंगा इसको। यस बिल्कुल, क्लियरली आपको दिख रहा है, कोई समस्या तो नहीं है बालकृष्ण? हाँ, क्या बात है। अरे तो क्या एक ही बार पढ़ाएंगे क्या, बार बार तो पढ़ाएंगे? प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं बालकृष्णा। और मैं नहीं बदलता, बस एक मैं हूं जो बदलता नहीं, ठीक है ना। तो वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज आया, और फ्रेज के बाद आया क्लॉज। अभी पूरे इंडिया को पढ़ाना है, हर एक स्टूडेंट को सिखाना है। क्या एक बार पढ़ाने से सभी को सिखा दिया मैंने? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बार यही पढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स की कमजोरी है। हेलो नरगिस, कलर चेंज कर दिया मैन जी, स्वागत है आपका। आप जैसे बहुत हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं मेरे, मुझे गर्व होता है महेंद्र जी। आप जैसे हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और रोज डेली आप क्लासेस लेते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ये देख करके। हाँ ठीक है बालकृष्ण। चलिए, तो क्लॉज, अब जब हम फ्रेज में वर्ब डाल देंगे तो ये बन जाएगा क्लॉज। और क्लॉज मीनिंगफुल होता है, बिल्कुल होता है। और क्लॉज के बाद अगर वो मीनिंगफुल, कंप्लीट मीनिंग वाला, सेंस देने वाला कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें वर्ब भी है और एक फुल स्टॉप भी, तो वो सेंटेंस कहलाता है। और आज हम बात यहीं से शुरू करेंगे अपनी, आज हमारी बात यहीं से शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास से शुरू करते हैं। मैं एक सेंटेंस को लिख करके इसकी शुरुआत करता हूं। मैं लिख रहा हूं, माई ब्रदर इज सिंगिंग, फुल स्टॉप।
ही इज डांसिंग। माई ब्रदर इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें इतने वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स हैं, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। अब देखो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ये अपने आप में एक नाउन है, यानी ये एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। वास्तव में ये ऑक्सिलरी है, लेकिन यहाँ जो रोल निभा रही है वो हेल्पिंग वर्ब का निभा रही है, और ये एक मेन वर्ब है। और ये है एक फुल स्टॉप। तो जैसे ही हमने देखा किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक फुल स्टॉप लग गया, तो फुल स्टॉप लगे होने की वजह से यह एक सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया बेटा? और इसमें एक ये माई प्लस ब्रदर मिलकर के एक सब्जेक्ट है, इज और सिंगिंग मिलकर के एक वर्ब है, और बस और कुछ नहीं है। तो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट ही पर्याप्त होते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बनाने के लिए, अगर उसमें फुल स्टॉप लगा है तो। समझ रहे हैं बात को? ही इज डांसिंग, इसमें भी एक फुल स्टॉप लगा है, लगभग वैसी ही चीजें हैं, और यह भी एक सेंटेंस है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इतनी आसानी से कहीं नहीं बाराबंकी आ गया मैं और बैठा हूं यहाँ चौराहे पे। ठीक है ना? कितनी मेहनत करते हैं, अब रात में ही टाइम लग रहा है, क्या करें, दिन में गवर्नमेंट जॉब करते हैं जो। बालकृष्ण रोज मिलेंगे 10 से 12, ठीक है ना, और इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। व्हाइट है बेटा पेन का चेंज। प्रणाम प्रणाम। और क्या चेंज करें इसमें? व्हाइट तो कर दिया मैंने, ये पुराना कमेंट तो नहीं है आपका? चलिए खैर, अरे भाई एक बार और चेंज कर लेते हैं हम कलर, हमारे बच्चे बहुत जो है जिद्दी हैं, नालायक। लो, अब ठीक है, कर लिया। चलो, तो माय ब्रदर इज सिंगिंग यह एक सेंटेंस है, और यह भी एक सेंटेंस है। समझ गए? ये दोनों ही सेंटेंस हैं। अब देखिए जरा, अब मैं इस सेंटेंस को फिर से लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं माई ब्रदर, थोड़ा तेज लिखूं, इज सिंगिंग बट ही इज डांसिंग। यहां मैं दो एक्शंस को जोड़ दिया, यानी इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को मैंने एक कनेक्टर के द्वारा, कनेक्टर का मतलब कंजक्शन के द्वारा, मैंने एक कंजक्शन यानी कनेक्टर के द्वारा इसको जोड़ दिया दोनों को, और अब फुल स्टॉप की संख्या केवल एक हो गई, और इसलिए अब ये यहां से यहां तक के एक ही सेंटेंस बन गया है। क्लियर हो रही बात? अब यहां से यहां तक के एक ही सेंटेंस हो गया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट की संख्या दो हो गई है, वर्ब की संख्या दो हो गई है। तो ये पूरा पोर्शन जो कि अब एक सेंटेंस बन गया है, में जो पहले सेंटेंस थे, अब कंजंक्शन के द्वारा कनेक्ट करने के बाद ये दोनों क्लॉज बन गए हैं। ये और ये भी एक क्लॉज है, और ये भी एक क्लॉज है। अब समझिए, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज को क्या कहते हैं? उपवाक्य। ये जो उप शब्द है ना, ये हमेशा मुखिया के साथ जुड़ा रहता है। तो जब उपवाक्य कहते हैं क्लॉज को, तो एक ये जो फ्रेज था, इसको क्यों उपवाक्य नहीं कहते और उसके बराबर क्यों नहीं समझते? क्योंकि फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का ये केवल अंश है, और ये जब किसी सेंटेंस में लगता है तो उस सेंटेंस में
एक फ्रेज के रूप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लगता है, लेकिन इसमें कोई वर्ब यानी कोई एक्शन नहीं होता। ना तो वर्ब एक्शन वाली होती है और ना तो नॉन एक्शन होती, ना तो लिंकिंग होती। किसी प्रकार की कोई भी फाइनाइट वर्ब होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है फ्रेज में, और क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होती है। तो किसी भी सेंटेंस में, पहली बात समझे, किसी भी सेंटेंस में जितनी वर्ब्स होंगी, फाइनाइट वर्ब्स, यूं कहें, किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जितनी फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट कौन सी, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हुई है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होती है, फाइनाइट वर्ब होंगी, उतने ही क्लॉज होंगे, उतने ही क्लॉज होंगे। बात समझ में आ गई? किसी भी सेंटेंस में, हाँ बिल्कुल चलती है, रुक रुक के चलती है। मेरी तो बढ़िया चल रही है, नेट कनेक्टिविटी बहुत फर्स्ट क्लास है और अच्छा सब दिख रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी घटा बढ़ा के देखिए बेटा। अरे हम कहीं नहीं जाने वाले, हम ऑनलाइन तो मिलेंगे मिलेंगे। हाँ बट बिल्कुल एक कंजक्शन है मेरे बच्चे। चलो ठीक है। तो ये क्लॉज, हाँ समझिए, किसी भी वाक्य में जितनी फाइनाइट वर्ब कौन सी, इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना बेटा। जितनी भी फाइनाइट वर्ब होंगी, और फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती हैं, उतने ही क्लॉज होंगे। तो इस सेंटेंस में क्लॉज कितने हैं, एक ये क्लॉज हो गया और एक ये क्लॉज हो गया, और ये एक कंजक्शन के द्वारा जुड़े। अब जरा एक बात को समझिए, इसमें ये क्लॉज बिल्कुल फ्री है और ये क्लॉज बिल्कुल फ्री है, यानी दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, जब इनको हमने कनेक्ट किया, देखिए ना, कनेक्टर का काम क्या होता है, कनेक्टर का काम तो कनेक्ट करना होता है। वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सबको कनेक्ट कर सकता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस जो अलग थे पहले, दोनों का अपना अपना मीनिंग था, और जब जोड़े गए तब भी दोनों का अपना अपना मीनिंग है, लेकिन जब आपस में जोड़े गए तो उनमें एक रिलेशन पैदा हो गया, और वह रिलेशन सिंगिंग और डांसिंग का अपोजिट है। सिंगिंग अलग है और डांसिंग अलग है। सिंगिंग और डांसिंग विधा तो एक ही है, लेकिन ये दोनों अपोजिट होने के कारण हमने बट कंजक्शन का, कनेक्शन का यूज किया। यहां हम एंड भी लगा सकते थे, ऐसे कह सकते थे, माई ब्रदर इज सिंगिंग एंड ही इज डांसिंग, बोथ आर डूइंग सम वर्क्स। कुछ काम दोनों कर रहे हैं, एक सिंगिंग कर रहा है एक डांसिंग कर रहा है, तो समवन इज सिंगिंग एंड समवन इज डांसिंग, एंड लगाकर भी जोड़ सकते थे, तब भी ये दोनों क्लॉज ही रहते। यानी ये जो दो सेंटेंसेस जोड़े गए हैं, इनका अपना अपना अलग अस्तित्व था, और जुड़ने के बाद एक रिलेशन तो पैदा हुई है, लेकिन अभी भी इन दोनों का अलग अलग अपना अपना अस्तित्व है। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ही इज डांसिंग बट माई ब्रदर इज सिंगिंग। बात समझ में आ रही है? यानी ये सेंटेंस उतना ही सही है जितना कि ये सही है, बस हमने सेंटेंसेस के क्लॉजेस को आगे से पीछे और पीछे से आगे कर दिया है। पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह यूज कर लिया है। अब इस यूज के बदलाव से, इंटरचेंज करने से क्लॉजेस के कोई फर्क आया क्या? बिल्कुल एक फर्क आया। अब यहां पर ये जो पहले लिखा था, प्रथम वाला सेंटेंस, पहला वाला, ये प्रिंसिपल क्लॉज था, क्योंकि ये पहले लिखा था, बस इतनी सी बात है। ये एक प्रिंसिपल क्लॉज था, क्योंकि ये मुखिया है, ये लीडर है, और ये सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, तो ये मुख्य उपवाक्य हो गया। ये उपवाक्य है, लेकिन ये मुखिया है, मुख्य है। बात समझ रहे हैं? अब ये इसका सबऑर्डिनेट तो है नहीं,
कहने का मतलब ये पहले सेंटेंस का पार्ट, पहले सेंटेंस का भाग नहीं है, ये उसके बराबर महत्व रखता है। इट इज एज इक्वल एज दिस इज। तो इसको प्रिंसिपल जब हमने कह दिया तो इसको प्रिंसिपल टू भी कह सकते हैं, ये प्रिंसिपल टू ही है एक्चुअली। लेकिन प्रिंसिपल टू कोई चीज नहीं होती, तो हम इसकी जगह इसको कहेंगे बराबर के ऑर्डर रखने वाला सेंटेंस या क्लॉज। तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग। इसको क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। क्यों कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये क्योंकि इसकी वर्ब बिल्कुल इसके समान है और ये कोई इसका भाग नहीं है। ये सेंटेंस दूसरा वाला पहले का भाग नहीं है, उसका अपना अस्तित्व है और इसका अपना अस्तित्व है। ऐसा ना होता अगर, तो जैसे ही इसके फॉर्म को हमने चेंज किया था, इसके स्थान को हमने बदला था, पहले को दूसरे और दूसरे को पहले के स्थान पर, तो इनमें कोई फर्क आ जाता। कोई फर्क नहीं आया, बट का ही यूज किया हमने। लेकिन एक फर्क आया, अब ये प्रिंसिपल क्लॉज यानी पीसी बन गया है और ये सबऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी सीसी बन गया है। यानी जो पहले लिखा जाएगा, ऐसे दो सेंटेंसेस जो बराबर की वर्ब्स रखते हो, बराबर का पावर रखते हो, ऑर्डर जिनका क्रम जिनका सह हो, समान हो, वे सेंटेंसेस हमेशा आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं और उनमें जो पहले लिखा जाएगा उसको ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे और दूसरे वाले को हम सबऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में ये प्रिंसिपल क्लॉज था, ये कोऑर्डिनेटिंग था, यहां ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट सॉरी एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। ये क्यों बार बार सबऑर्डिनेटिंग निकल रहा है? कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? फ्रेजेस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये सारे बताएंगे बेटा, ये सारे बताएंगे। जरा इसको थोड़ा सा हम बता लें। इसको थोड़ा सा हम बता लें, फिर इन दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे ना बेटा, समझ रहे हैं आप? इन दोनों, हाँ भैया प्रणाम राजन जी। इन दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे, ठीक है ना? पहले थोड़ा सा मैं समझा लूं क्लॉजेस क्या होते हैं और वो कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? और फॉर्मेट के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मैं अगले पेज पर चलता हूं, इसको हटाना पड़ेगा। हम्म, या मैं एक और पेज निकाल लेता हूं। मैं बस 1 मिनट रुक जाइए। ये आ गया। तो बात समझा दे थोड़ा सा हम क्या। गुड नाइट क्या होता है? अभी मिले हैं और अभी गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब है बाय, राशि जी, ठीक है ना? जब भी आप शाम को मिलते हैं 12 से पहले तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। गुड नाइट का मतलब है यू आर गोइंग टू स्लीप, यू आर गोइंग टू बेड, ठीक है ना? बात समझ में रही? अब देखो, तो क्लॉजेस के बारे में क्या बता रहे थे हम, यानी ये जो सेंटेंस लिखा आपने, कौन सा सेंटेंस आपने लिखा? वो चला गया कहीं।
वो जो सेंटेंस लिखा था आपने, कौन सा? माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज सिंगिंग बट ही इज डांसिंग, ये सेंटेंस था। तो इसके बारे में हमने क्या बताया? इसमें ये सीसी है और ये पीसी है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ये सेंटेंस जो बना फुल स्टॉप वाला, ये है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें एक प्रिंसिपल होता है और दूसरा उसी के समकक्ष, उसकी उसी के बराबर कोऑर्डर रखने वाला, कोऑर्डर, कोऑर्डर का मतलब है समान ऑर्डर, कोऑर्डर रखने वाला कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गई बात? कमेंट पास कर रही थी, बात को मत बनाओ। कवि लोग हम जानते हैं बहुत जो है बातों में माहिर होते हैं ना, तो कवियों की मैं बराबरी तो नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, इसलिए बात बना रही हैं। हाँ, गुड इवनिंग प्रमिला जी, स्वागत है आपका। बढ़िया, ध्यान से देखिए, जो शुरुआत की क्लासेस छूटी हुई थी वो सब कंप्लीट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो मैं क्या बता रहा था? वह सेंटेंस जो एक जैसे होते हैं, दोनों का बराबर। अब देखो, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। मैंने लिखा he said that he that he थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाऊंगा मैं धीरे से इसका, बहुत जल्दी मैं इसका अभ्यस्त हो जाऊंगा, डोंट यू वरी गाइस। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा he told me a story, ये सेंटेंस हो गया। his father was in a big problem, was in a big problem, ये सेंटेंस मैंने दो लिखे। अब देखिए, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस अपना अलग मीनिंग दे रहा है और ये सेंटेंस भी अपना अलग मीनिंग दे रहा है, इसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं, बिल्कुल अभी भी। तो अपने आप में ये भी एक सेंटेंस है और अपने आप में ये भी एक सेंटेंस है। अच्छा, ये सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या, दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें भी हिज फादर नहीं लिखा मैंने, तो हिज फादर एक सब्जेक्ट है, वॉज एक वर्ब है, इन अ बिग प्रॉब्लम। अब एक चीज यहां पर क्लियर देखिए आप, कि इसकी सेकंड फॉर्म लगी इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में वॉज लगी है, यानी इसमें एक वीक वर्ब है। ये देखिए, अगर इन सेंटेंस को आप जोड़ना चाहते हैं, अगर इन दोनों सेंटेंसेस को आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ, फादर ऐड कर दिया आप बेटा। तो ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ये एक अलग सेंटेंस है। हिज फादर वॉज इन अ बिग प्रॉब्लम, ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि ऊपर के सेंटेंस को आपने कनेक्ट किया था, इसको इसको और इसको कनेक्ट किया था बट से, तो क्या बट से यहां कनेक्ट हो सकता है?
क्या दोनों की वर्ब्स में डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल। यहाँ एक जैसी वर्ब्स थी तो हमने एक कंजक्शन लगाया और खटाक से दोनों को जोड़ दिया और दोनों की अलग अलग मीनिंग भी नहीं और दोनों बराबर रहे। दोनों में किसी का पौआ, किसी का पावर, किसी की वजन कम या ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन इस सेंटेंस में जिसमें कि वर्ब में फर्क है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है कि इसको दूसरे सेंटेंस का पार्ट बना दो। वास्तव में जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो एक सेंटेंस दूसरे का कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी एक सेंटेंस दूसरे का ही भाग बन जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा उस पर। जैसे इस सेंटेंस को मैं ऐसे जोड़ूं, लिखूं, he told me a story। अब ये a story है, यहां a story देखिए, और फिर स्टोरी आप क्लियर कर रहे हैं, that his father was in a big problem। अब ये जो a स्टोरी था, जो पता नहीं था अभी तक कौन सी स्टोरी थी, अब वो स्टोरी क्लियर हो गई कि उसका पिता एक बहुत बड़ी समस्या में था। ये कहानी उसने सुनाई, उसने एक कहानी सुनाई कि उसका पिता बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। अब देखिए पहले सेंटेंस का दूसरे से कितना गहरा रिश्ता बन गया ना। और बन कैसे गया? क्योंकि जो स्टोरी उसने सुनाई थी, वह स्टोरी एक्चुअली कौन सी थी कि उसका पिता बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ये ये बता रहा है कि स्टोरी कौन सी थी। द लग जाएगा यहां आके बजाय। तो ही टोल्ड मी द स्टोरी दैट, उसने कहानी सुनाई कि, यहां इस दैट का मतलब निकल रहा है कि। और कि जब हम कहते हैं तो उसके बाद वाला सेंटेंस ही कहना होता है हमको। हमको उसके बाद की, हमेशा ध्यान रखें, जब दैट का यूज करेंगे किसी सेंटेंस में की मीनिंग के लिए, की मीनिंग के लिए, तो उस सेंटेंस में दैट के बाद जो सेंटेंस होता है उसमें ही मुख्य बात कही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्य क्लॉज है। आप समझिए, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में मदद करेगा। जब बड़े सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे तो मीनिंग कहाँ आपको ढूंढनी होगी? आपको मेन मीनिंग जो मैं कहना चाहता हूं वो की, तो की के बाद जो कहूंगा वही एक्चुअली मैं कहना चाहता था। और उसके पहले जो था उसमें कोई कह रहा था, कोई सुन रहा था, क्या कहा जा रहा था, क्या सुना जा रहा था, ये सारी चीजें मेंशन होंगी। तो इस पोर्शन में मैं बहुत गहराई से चाहता हूं आपको समझाना। इस पोर्शन में केवल जो कह रहा है वो है, जो सुन रहा है वो है, और जो कहा और सुना जा रहा है वो है। लेकिन इस सेंटेंस में ही वो बात है जो कही या सुनी जा रही है। तो ये सेंटेंस जो पहले था, अब ये बन गया है क्लॉज। लेकिन ये क्लॉज क्या इसका हिस्सा नहीं बन गया? क्योंकि जो कहा जा रहा है, स्टोरी जो है वो यही तो है कि उसके पिता एक बड़ी प्रॉब्लम में है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ये बन गया। बात समझ रहे हैं? यहां ये स्टोरी ही है। अब इसको आप स्टोरी को हटा भी सकते हो। ही टोल्ड मी दैट, अब इस सेंटेंस में स्टोरी हटा दिया हमने। देखो स्टोरी की जगह तो ये लगा है दैट वाला पूरा पोर्शन। तो स्टोरी एक नाउन है और इसकी जगह पे लगा है, तो ये भी नाउन क्लॉज हुआ। ये कौन सा क्लॉज हुआ? ये नाउन क्लॉज हुआ। अभी बताएंगे आपको नाउन क्या होता है, तो फिर बताएंगे नाउन क्लॉज क्या होता है। अभी आप ये समझिए कि कौन किसके साथ में है और कौन किसका हिस्सा है। तो ये पोर्शन हुआ मुखिया, यानी मुख्य क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ये क्लियर हो गई बात? और ये इसका हिस्सा है, इसलिए ये इस पर डिपेंडेंट है, और इसलिए ये हुआ सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्योंकि इसका ऑर्डर, इसका क्रम उसके सब है। सब माने सब माने सहायक, जो किसी का जूनियर हो। सब माने जूनियर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर उसका जूनियर। तो ये उसका जूनियर है, एक्चुअली उसी का हिस्सा है, और इसीलिए ये जूनियर है। क्लियर हो गई बात?
इन अ बिग प्रॉब्लम, हाँ द स्टोरी लगाएंगे अगर स्टोरी लगाएंगे तो। अब समझिए, ये जो हमारा क्लॉज हुआ, जो मुख्य क्लॉज है, ये है इंडिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल, ये है इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये है आजाद, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, और ये है इसका सहायक यानी डिपेंडेंट। इसको दूसरे नाम से जाने तो सबऑर्डिनेटिंग को ही हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और मुख्य क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इस तरह के कंजक्शंस के द्वारा जुड़ने वाले सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? फटाफट मुझे जवाब दें जरा, आपके कमेंट्स भी देख लूं मैं। हाँ बिल्कुल, टाइमिंग तो प्रमिला जी बहुत अच्छी है ये, बिल्कुल। बढ़िया, बच्चों को सुला के और जम के तैयारी करिए, और इस बार बिल्कुल चक दे फट्टे। इतने सारे मौके हैं कि मिलने वाले नहीं है बहुत जल्दी, ठीक है ना? बहुत कम समय, कम बार ऐसा होता है कि इतने सारे मौके आपको मिलते हैं। बिल्कुल, दोनों क्लियर हो गए? तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल, मैं अगली पीपीटी पे चलता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो फ्रेज और क्लॉज होते हैं, अभी देखिए फ्रेज की बात कर रहा हूँ नरगिस बेटा। फ्रेज जो कि वाक्यांश होता है, और क्लॉज जो कि एक प्रकार का वाक्य ही होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और नाउन्स होते हैं, या प्रोनाउन होते हैं। ये सारे होते हैं एलिमेंट्स। ये आगे अभी आपको क्लियर करेंगे, कॉम्बिनेशन जब बताएंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं। क्या बात है नरगिस खान, शुक्रिया। चलिए, तो फ्रेजेस और क्लॉजेस की बात करी हमने, तो ये फ्रेजेस और क्लॉजेस काम क्या करते हैं? अगर कोई सेंटेंस कहीं लिखा है, तो सेंटेंस में हमने क्या किया, बात अपनी कह दी पूरी, तो वो सेंटेंस हो गया, काम खत्म हो गया। कभी कभी क्या होता है, एक बात हमको कहने के लिए कुछ सहायक बातों की जरूरत पड़ती है। मैं रास्ते जा रहा था कि मैंने देखा कि वो वहां सांप गुजर रहा था, और वहां से एक आदमी भी गुजर रहा था। फिर मैंने क्या किया, एक डंडा उठाया और उस सांप को भगाया वहां से, और आदमी को भी बताया, कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब देखो, मैंने लंबा सा व्याख्यान बोल डाला, तो इसमें और, तब, देन, की, ये जो सारे लगे हैं, ये सब कनेक्टर्स हैं, ये सब कंजक्शंस हैं, और इसमें हमने मिश्रण बोल डाला सारे सेंटेंसेस का। तो अब फुल स्टॉप हम लगाएंगे लास्ट में। मानो 5 सेंटेंस हमने बोल दिए और फुल स्टॉप लास्ट में लगाया, तो सेंटेंस वो एक ही था। लेकिन सारे के सारे सेंटेंसेस में कुछ सबऑर्डिनेटिंग थे क्लॉज, और कुछ कोऑर्डिनेटिंग थे। इसीलिए वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ क्लॉजेस कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर कहीं एक से ज्यादा कंपाउंड, एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग है, प्रिंसिपल के बजाय, प्रिंसिपल तो एक ही होगा, प्रिंसिपल तो एक ही होगा, बाकी कोऑर्डिनेटिंग हो गया तो सबऑर्डिनेटिंग होगी। अगर कितने भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हो, अगर एक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें जुड़ गया, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। आप ध्यान रखिएगा, टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, बस समझ रहे हैं? मान लीजिए 3 कनेक्टर से लगा हुआ एक सेंटेंस बन गया, उसमें एक ऐसा है जिसमें दैट लगा है और फिर कनेक्टर बना हुआ है, वो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड नहीं रह गया। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब ये सेंटेंस में काम क्या करते हैं, तो ये तो दोनों हैं। कौन दोनों? ये दोनों, ये दोनों 3 काम करते हैं। ये नाउन का काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, और ये एडवर्ब का काम करते हैं। मैं तीनों को डिटेल में समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा ये सब चीजें, ठीक है ना? ये बेसिक आपका क्लियर हो गया तो आप कमाल कर जाएंगे, आगे की लैंग्वेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।
अब नाउन का काम करता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि नाउन काम क्या करता है। नाउन के मुख्य काम क्या होते हैं? नाउन के मुख्य काम होते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना, और ऑब्जेक्ट केवल वर्ब का ही नहीं, वर्ब का बनना और प्रीपोजिशन का भी बनना। ये दो काम हो गए ऑब्जेक्ट बनना। नाउन के दो काम, ये एक काम ये, एक काम ये हुआ। तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी अगर किसी वर्ब के बाद में तुरंत कोई नाउन या प्रोनाउन लगा है तो वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ गए? और अगर कोई प्रीपोजिशन कहीं पे लिखा है और उस प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लगा है तो वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बस ज्यादा वहां नहीं जाएंगे। हाँ, वाह, हो गया उतने में काम। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है बेटा लोग? क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेटवर्क तो गड़बड़ नहीं है, आप देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा झिलमिल दिख रहा है, हो सकता है मेरी आंखें खराब हो। चलिए खैर ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? किसी भी सेंटेंस में नाउन के जो काम होते हैं, वही काम जब कोई फ्रेज या वही काम जब कोई क्लॉज करने लगे तो उसको हम नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज कहेंगे। जैसे अब नाउन क्या काम करता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है नाउन, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट का काम अभी बताएंगे हम, आप जानते हैं सबसे पहले लिखा जाता है। वर्ब से पहले लिखा जाए तो वो सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाए तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बात क्लियर हो रही है? अगर प्रीपोजिशन के बाद, आप इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, वर्ब, मैं पॉइंट लिख देता हूं, वर्ब के तुरंत बाद लगा, ये पॉइंट्स आप बेसिक के नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बाद लगा नाउन, हिंदी याद है, नाउन एवं प्रोनाउन, उस नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बात समझिए, किसी भी वर्ब के तुरंत बाद लगा नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 1 आपने नोट कर लिया। यहां से बात उठी थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। ये सब चीजें अभी डिटेल में बताएंगे आगे। ये पॉइंट यहां पर जरूरी है इसलिए बता रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी वर्ब के, सॉरी, किसी प्रपोजिशन, राइटिंग बहुत गड़बड़ है मेरी, प्रपोजिशन के बाद लगा नाउन प्रोनाउन उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, का ऑब्जेक्ट होता है। दोनों बातें क्लियर हो गई? हम्म, हाँ बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट समझ गए आप? अब देखिए, तो नाउन अगर वर्ब के बाद है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ये बहुत जरूरी है समझना। और प्रीपोजिशन के बाद है और जहां नाउन होगा तो प्रोनाउन भी हो सकता है उसकी जगह, तो लगता ही है। तो प्रोनाउन वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नाउन का और कौन सा काम होता है? इसका काम होता है कॉम्प्लीमेंट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। तो पहले हम समझेंगे कि नाउन, नाउन की तरह फ्रेज और क्लॉज कैसे काम करते हैं। फिर अब एडजेक्टिव की बारी आई। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, की विशेषता
की विशेषता को बताना, ये आप जानते हो, बताना। तो जब किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज या कोई क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वह एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। अच्छा, एडवर्ब का काम का क्या होता है? एडवर्ब का काम ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताना होता है, लेकिन विशेष तौर से वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताना। तो जब ये काम करने लगे, बताना, जब ये काम करने लगे कोई फ्रेज, कोई क्लॉज, तो वो एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब जरा देखें कि कैसे नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज नाउ काम करते हैं और किस तरह से आप उनको पहचानोगे। चलिए बात करते हैं। अरे सारे एग्जाम्पल देंगे, आप बाबू बिल्कुल परेशान मत हो बस, ठीक है? अब जरा देखें, जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल बढ़िया से समझिएगा आप। जैसे हमने लिखा राम, राम इज गुड। छोटा सा सेंटेंस हमने लिया, राम इज गुड। इसमें ये राम क्या है बेटा, बोलो? ये एक नाउन है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये गुड एक एडजेक्टिव है और ये इस सेंटेंस में एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब दूसरा सेंटेंस देखो, स्विमिंग इज, स्विमिंग इज गुड। स्विमिंग इज गुड। अब ये स्विमिंग एक वर्ब थी, लेकिन ये नाउन का काम कर रही है और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये वास्तव में वर्ब है और इसीलिए ये वर्बल नाउन कहलाती है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार और आगे भी बताऊंगा, ये भी नाउन है। अब जब तीसरा सेंटेंस देखिए, टू, टू रीच देयर ऑन टाइम इज गुड। अब जरा देखिए, ये जो यह पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक का, ये इसके बाद यहां वर्ब आई है। किसी भी सेंटेंस में जहां से वर्ब दिखाई पड़ती है उसके पहले का सारा पोर्शन, उसके पहले का सारा पोर्शन एक सब्जेक्ट होता है। यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन एक सब्जेक्ट है। कौन पूरा का पूरा पोर्शन? टू से लेकर के टाइम तक का पूरा पोर्शन एक सब्जेक्ट है। और अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट का काम कौन करता है? तो सब्जेक्ट का काम एक नाउन करता है और ये कोई नाउन नहीं है। इसमें तो एक नाउन है, एक प्रीपोजिशन है, एक एडवर्ब है, एक वर्ब है और फिर से एक प्रीपोजिशन है। ये दोनों मिल करके एक इन्फिनिटिव बना हुआ है। ये एक एडवर्ब है, ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक नाउन है और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई वर्ब नहीं है। ये इन्फिनिटिव है, वर्ब नहीं है। ऐसी वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं है। आपने कहा बताया था मैंने, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर फाइनाइट वर्ब होती कोई सब्जेक्ट के अनुसार लगी हुई तो हम उसको क्लॉज मान लेते। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां से यहां तक के एक फ्रेज है। बोलो, है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब इज फ्रेज। तो ये यहां से यहां तक का पूरा पोर्शन एक फ्रेज है। चूंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, चूंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, ना उसके अनुसार यूज्ड सब्जेक्ट के अनुसार यूज्ड वर्ब है, तो यह एक भाग जो अलग अलग शब्दों से बना है, इस सेंटेंस का अंश, ये कहलाता है एक फ्रेज।
और इस सेंटेंस में ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का काम कोई नाउन ही अलाउड है करने को, या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये एक नाउन फ्रेज हुआ। हाँ, इज लिंकिंग वर्ब है यहाँ, बिल्कुल लिंकिंग वर्ब है बेटे, बहुत अच्छे नरगिस, बहुत अच्छा बेटा। तो फ्रेज का ये एक फ्रेज है, और ये काम वह कर रहा है जो एक सेंटेंस में नाउन करता है। कौन सा काम, सब्जेक्ट का काम। तो यहाँ सब्जेक्ट का काम ये एक फ्रेज कर रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जरा। हाउ टू रीच देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने एक सेंटेंस लिखा जिसमें हाउ से लेकर के देयर तक के एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि एक फ्रेज कहला रहा है। जैसे कि ऊपर का व्याख्यान था वैसे नीचे का था, और ये फ्रेज है, और ये काम वह कर रहा है जो एक नाउन ही कर सकता है, यानी ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो इसलिए ये एक नाउन फ्रेज हुआ, इसमें कोई वर्ब नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है भैया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं? छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, अच्छा से दिख रहा है बिल्कुल प्यारा सा। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्लियर हो रहा है बेटा। तो हाउ टू रीच देयर इज अ प्रॉब्लम। तो क्या मुश्किल है, मुश्किल है वहां कैसे पहुंचे, यही तो मुश्किल है कि वहां कैसे पहुंचे। तो ये एक नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे हम कहें इट इज हाउ टू रीच देयर, इट इज हाउ टू रीच देयर। यह है कि कैसे हम वहां पहुंचे, यानी मैंने सॉल्यूशन बता दिया। ये पांचवा सेंटेंस देखिए, ध्यान से देखिए। इट इज क्या, व्हाट इज इट, इट इज हाउ टू रीच देयर। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इस इज के बाद लगा हुआ एक नाउन फ्रेज है, जो इस इट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट है, कॉम कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट है। क्योंकि ये जो इट है ना, वही तो है। इट क्या है, हाउ टू रीच देयर, यही तो इट है। इट बता क्या रहा है, हाउ टू रीच देयर बता रहा है। क्या बात है, रिवीजन हो रहा है आपका बहुत। मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं, उनका भी भला हो। और मैं आपकी वजह से कि अंशु है वहाँ, नरगिस है वहाँ, आरती है, तो हम थोड़ा तेज चलें, क्योंकि इनको हम एक बार पढ़ा चुके हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और आप में से ही कुछ लड़कियों ने बताया मुझे, बच्चियों ने बताया भी कि सर सब ऊपर से निकल जाता है जब आप पढ़ाते हैं, तो कुछ बातें तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन कम समझ में आता है, तो बार बार मुझे देखना पड़ता है। तो उनके लिए मैं और ज्यादा डिटेल कर रहा हूँ, बहुत धीरे से और डिटेल कर रहा हूँ, ताकि आप अभी जो अधूरा रह गई चीजें उनको पूरा कर लें और समझ लें अच्छे से। ठीक है बेटा। ओके, चलिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है, नाउन करता है, और ये एक फ्रेज है, और इसीलिए ये नाउन फ्रेज है। क्लियर हो गई बात। आप समझिए नाउन क्लॉज क्या है। अब जरा देखें नाउन क्लॉज क्या है, फिर एडजेक्टिव की बात करेंगे। तो जब कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन ये नाउन का काम करे, का काम करे,
नाउन का काम करे मतलब जो काम नाउन करे, नाउन क्या काम करे, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, वर्ब के बाद लगकर ऑब्जेक्ट बनना, ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम नाउन करता है। तो वही काम जब कोई क्लॉज करने लगे, जैसे यहां पर सेंटेंस देखे बेटा, ही टोल्ड, अभी एक सेंटेंस लिखा था पीछे आप, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि दो बातें ध्यान रखें हमेशा, कुछ क्वेश्चंस बता दूं आपको मैं, जो अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं बताए हैं। कुछ प्रश्न हैं जिनको आप पूछेंगे तो आपको सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगी। प्रश्न किससे, वर्ब से। तो जरा देखें नंबर 1 पर, वर्ब से क्या पूछें, तो मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं एक क्वेश्चंस बता दूं आपको, ये याद रहना है आपको। वर्ब से किसको या किसके लिए का प्रश्न पूछें तो मिलता है हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कोई व्यक्ति होता है और ये कोई वस्तु होती है। रीच एक टीवी है बेटा, वर्ब है रीच, लेकिन टू रीच है वंदना वहां बेटा, वहां केवल रीच नहीं है बाबू, वहां टू रीच है, और वो एक इन्फिनिटिव होता है। ऐसी वर्ब को हम वर्ब कहेंगे, फाइनाइट वर्ब जिसको कहेंगे, वो सब्जेक्ट लेगी अपने पहले। तो हम वर्ब एक्चुअली उसी को कहेंगे जिसके पहले सब्जेक्ट होगा। बात समझ रही है? चलो आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न, वर्ब से कब, क्यों, कहां, कैसे, कितनी बार, ये क्वेश्चन करें। तो अगर ये क्वेश्चंस हम करते हैं तो हमको एडवर्ब्स मिलते हैं। तो ये प्रश्न याद रहेंगे। वर्ब से पूछे क्या, तो मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब से पूछे किसको दिया, किससे लिया, किसके लिए खरीदा, तो जो उत्तर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम वर्ब से पूछे कब गया था, तो जो टाइम बताएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर हम किसी वर्ब से पूछे कब, तो एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा, जो उत्तर होगा वो। He went yesterday. When did he go? He went yesterday. तो yesterday क्या हो गया? Adverb of time हो गया। क्यों गया था? To study. तो to study क्या है? Adverb of purpose हो गया। कहाँ गया था? In the room. तो in the room क्या हो गया? Adverb of place हो गया। How to कैसे गया था? How did he go? वो कैसे गया था? तो हम कहेंगे ही वेंट बाई बाइसिकल। तो बाई बाइसिकल क्या हो गया? मैनर बता रहा है, वो मेथड बता रहा है, तरीका बता रहा है कैसे काम को किया। कितनी बार गया? नेवर गया, वो कभी नहीं गया, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ऑलवेज जाता है वो, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अगर किसी वर्ब से हम पूछें कब, क्यों, कहां, कैसे, कितनी बार, तो जो मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो बनती हैं, होती हैं एडवर्ब्स। अगर हम किसी वर्ब से पूछें क्या खाया था, क्या पिया था, क्या लिया था, क्या दिया था, तो जो उत्तर मिलेगा वो कोई वस्तु होगी, और वही होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब से पूछें किसको दिया था, किससे लिया था, किसके लिए खरीदा था, तो हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कोई व्यक्ति होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है बात बेटे? चलो अब आ जाओ यहां। तो अगर हम इस टोल्ड से पूछें क्या सुनाया, तो उत्तर में मिला आ स्टोरी। तो ये आ स्टोरी उत्तर में मिलने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर हम टोल्ड से पूछे किसको सुनाया था,
तो हमें उत्तर मिला मुझको सुनाया था, तो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, प्रमिला जी, नरगिस जी, अंशु जी, ये सब आपको मैं बता चुका हूं पहले। ये उन नए बच्चों के लिए है जो बिल्कुल पहली बार जुड़े हैं और हमारी क्लास को ले रहे हैं बेटा। आप लोग दोहरा रहे हैं अपना, ठीक है, लेकिन मैं जरा भी चीज कोई मिस नहीं करूंगा, और जरा भी चीजें आप लोगों की वजह से कि यार इनको पढ़ाया हुआ लगेगा, पुराना सा लगेगा, कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा आपको, देखते रहिए बस। तो ही टोल्ड मी अ स्टोरी में अ स्टोरी जो कि एक नाउन है, और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गई बात? बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसका मैं समान समान सेंटेंस लिख रहा हूं। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। छोटा कर दो। अब अब देखिए ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जरा टोल्ड से पूछिए क्या कहा, क्या बताया, ये पूछो, तो उत्तर क्या मिला? कि वह बीमार था। ये है कहानी। अब जो स्टोरी एक नाउन था और इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसकी जगह दैट ही वॉज इल आ गया। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, क्या इस टोल्ड का ऑब्जेक्ट उसी तरह नहीं है जैसे कि ये स्टोरी इस टोल्ड का ऑब्जेक्ट है? जरा बताइए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल बेटा, दैट नाउन क्लॉज नहीं है, दैट के साथ टोटल नाउन क्लॉज है। दैट के बाद का पूरा पोर्शन, दैट सहित पूरा पोर्शन, देखो ये, ही टोल्ड मी दैट, उसने बताया। क्या बताया? मैंने पूछा टोल्ड से क्या बताया, तो हमने कहा कि वह बीमार था। तो कि वह बीमार था, यह, इसमें ये एक नाउन क्लॉज है, और इस नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए दैट नाम का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया गया है। और ये सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये इसका एससी है ना बेटा, याद है ना, अभी बताया था हमने। क्यों? क्योंकि ये इसका यानी पीसी का ही तो पार्ट है। जरा भी उलझना मत बेटा। हाँ बेटा, ये नाउन क्लॉज है। कौन सा नाउन क्लॉज है? ये ही वॉज इल, जो इस ही टोल्ड मी का सबऑर्डिनेट है, और ही टोल्ड मी यही मेन क्लॉज है, और ये बाद वाला उसी का हिस्सा है। उसी का हिस्सा कैसे है? जैसे ये स्टोरी इसी सेंटेंस का हिस्सा है, उसी तरह दैट ही वॉज इल जो कि एक क्लॉज है, जो कि एक क्लॉज है, ये भी इसी टोल्ड स्टोरी का हिस्सा है। यही तो है स्टोरी, जो बीमार था यही बताया। तो ये क्लॉज कैसा हो गया? ये एक नाउन क्लॉज हो गया। क्यों हो गया नाउन क्लॉज? क्योंकि ये वह काम कर रहा है जो एक नाउन करता है। क्या काम नाउन करता है? किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट बना था, उसी तरह किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बनता है। और ये भी इस सेंटेंस यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और इसीलिए ये क्या है? ये एक नाउन क्लॉज है। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? बस एक मिनट। चलो भाई, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। नाउन क्लॉज समझ में आया कि नाउन क्लॉज अभी एक सब्जेक्ट था, और यहां नाउन क्लॉज क्या हो गया? यहां नाउन क्लॉज एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब जरा एक सेंटेंस और देखो। मैंने कहा इट इज इट इज हिज बुक। इसको दिस से कहना चाहिए। इट एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। दिस इज हिज बुक, ये सेंटेंस मैंने लिखा।
मैंने लिखा, अगले पेज पे चले, भर गए सारे पेजेस। दिस इज हिज बुक, चलो यही लिख लेते हैं, दिस इज हिज बुक। अब इसमें देखिए, ये दिस हमारा सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है, इज एक लिंकिंग वर्ब है जो लिंक कर रही है, कपला वर्ब भी इसको कहते हैं, हिज बुक को, और बुक एक नाउन है, ये एक नाउन है और ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये दोनों मिलकर के एक फ्रेज बना हुआ है। ये हिज बुक एक फ्रेज है, बात समझ में आ रही है? और ये इस सेंटेंस में इज का कॉम्प्लीमेंट है, और इसीलिए ये फ्रेज जो है ये नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज क्यों है? क्योंकि किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बनना भी नाउन का ही काम होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गई बात? आइलेट्स की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट आइलेट्स जॉन ब्रेट, दिस इज इंडिया and I'm teaching the competitive classes, so don't expect me that I'm going to teach you like that. John Brett. Yes, language will be जिस दिन लिटरेचर की क्लास होगी, तो लिटरेचर की क्लास होगी तो लिटरेचर ही चलेगी, जब लैंग्वेज की क्लास होगी तो लैंग्वेज ही चलेगी। जॉन ब्रेट, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम टीचिंग इन हिंदी, हिंदी भाषी क्षेत्र को मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, है ना? और नाम से तो बड़ा विदेशी लग रहे हो आप। ठीक है, अच्छा है, आप देख रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, चलो। तो लिटरेचर की क्लास कल, शायद लिटरेचर की क्लास लूंगा, फिर लैंग्वेज बाद में लूंगा, ठीक है ना? कल लिटरेचर लूंगा। तो दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। तो ये हिज बुक में हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है, और इन दोनों को मिला करके हमने क्या बना दिया? एक फ्रेज बना दिया, और ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट बनना किसी नाउन का ही काम होता है, और ये एक फ्रेज है, तो ये निश्चित रूप से क्या है? नाउन फ्रेज है। अब जरा एक सेंटेंस और देखो, मैं थोड़ा सा इसको हटा लूं यहाँ से, ऊपर का साफ कर लो। ये आप नोट करते रहना भाई, ये नोट करते रहना आप, ताकि आपको समस्या दोबारा ना हो। एक ही बार लैंग्वेज पढ़ना है बस आपको, दोबारा आपको लैंग्वेज पढ़ने के लिए नहीं परेशान होना है। चलिए, अब जरा इसी सेंटेंस के समांतर मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं सेंटेंस, ध्यान से देखना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। अब इस सेंटेंस में जो ये आई वांटेड टू डू है, ये क्या इस हिज बुक के स्थान पर नहीं आ गया है? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई वांटेड, ये पूरा का पूरा पोर्शन इस दिस के बदले में लगा है, क्योंकि जो दिस है ना, वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सा दिस? व्हाट आई वांटेड टू डू, दिस, दिस इज द एक्शन व्हाट आई वांटेड टू डू। तो अगर हम एक्शन बोल देंगे तो व्हाट नहीं लगा पाएंगे, जैसे हम ऐसे कहें सेंटेंस को, दिस इज द एक्शन, या एडजेक्टिव में पहुंच जाएंगे हम, दैट आई वांटेड टू डू। ये सेंटेंस हमने लिखा, अभी पहले ऊपर वाला समझे। तो दिस इज के बाद जो ये व्हाट आई वांटेड है, ये इसी का रिप्लेसमेंट है। हमने कहा दिस इज हिज बुक, तो हिज बुक एक फ्रेज था जिसमें बुक एक नाउन था और हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव था। फिर हमने कहा दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, तो ये पूरा का पूरा जिसमें एक कंजक्शन लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, रिलेटिव एडवर्ब भी कह सकते हैं इसको, और आई एक सब्जेक्ट है,
वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और टू डू एक इन्फिनेटिव है और ये पूरा का पूरा पोर्शन एक क्लॉज है जो व्हाट के साथ जुड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कर रहा है ना? जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है बेटा, इसे वैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट है और ये एक क्लॉज है और कॉम्प्लीमेंट का काम कोई नाउन ही कर सकता है और इसलिए ये एक क्या बनेगा, ये एक नाउन क्लॉज बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये भी एक नाउन क्लॉज है, ये भी एक नाउन क्लॉज है। यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह था नाउन क्लॉज और यहाँ क्या था, सब्जेक्ट की तरह नाउन क्लॉज लगा है। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, what I wanted you, थोड़ा बढ़ा दे, you to do is this। जरा देखो सेंटेंस, what I wanted you to do this, to do is, ये पूरा मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम क्या करो। अब यहां मैं नहीं करना चाहता था, what I wanted you to do, मैं चाहता था तुमसे कि तुम ये करते। तो what I wanted you to do, ये पूरा का पूरा पोर्शन इस इज का सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है बेटा जी, ये सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है। किसके लिए? इस इज के लिए। क्लियर हो रही बात बेटा? रचना जी, जॉन ब्रेट बेटा, देख नहीं सॉरी मत बोलो मेरे बच्चे, आप हमारे बहुत बहुत ही सम्मानित दर्शक हो। रात के 11:15 बज रहे हैं और आप मुझे देख रहे हो, दैट इज वेरी गुड। इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग एंड व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड गाइस, then you can take my classes, John Brett. Okay. What I wanted you to do is this, मैं तुमसे क्या चाहता हूं कि तुम क्या करो, वह ये है। तो ये वही सेंटेंस ऊपर वाला मैंने नीचे लिख दिया। तो अब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो कि एक क्लॉज था, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, कॉम्प्लीमेंट का काम कोई नाउन ही करता है और इसीलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। बात समझ में आ गई? नाउन क्लॉज समझा रहा हूं मैं, एडजेक्टिव में नहीं जा रहा अभी, इसलिए नाउन पर ही फोकस करेंगे। लेकिन बीच में यहाँ डिफरेंस जरूर समझाऊंगा मैं आपको। समझ रहे हैं आप बेटा? डिफरेंस क्या समझाऊंगा? दिस इज द एक्शन दैट आई वांटेड टू डू। अब देखो ना, ये सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिस इज द एक्शन, दिस इज द एक्शन, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्शन। तो ये अब ये फ्रेज नहीं है, ये एक नाउन है और ये एक डिटरमिनर है बेटा मेरा, ये एक डिटरमिनर है। और डिटरमिनर कोई वर्ड नहीं होता है, वह आर्टिकल होता है और आर्टिकल को हम पद नहीं उपपद कहते हैं, क्योंकि वर्ड वही है जिसका मीनिंग होता है और द केवल डिटरमाइन करता है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता और इसीलिए ये वर्ड नहीं होता। तो द एक्शन एक फ्रेज नहीं है, बल्कि केवल एक्शन एक नाउन है और डिटरमिनर एक डिटरमिनर वहां पर लगा है एक्शन के लिए, जो उसे स्पेसिफाई कर रहा है कि दिस इज द एक्शन, द एक्शन। तो ये द उसे स्पेसिफिक कर रहा है, किसको? एक्शन को। और फिर स्पेसिफिक करने के बाद क्या कर रहा है? उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। दैट आई वांटेड टू डू, व्हाट आई वांटेड टू डू, द एक्शन। तो ये कौन सा, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन आई वांटेड टू डू, दैट आई वांटेड टू, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन, दैट आई वांटेड, जो मैं करना चाहता था वो एक्शन। तो एक्शन नामक नाउन की विशेषता बता रहा है ये क्लॉज, ये एक क्लॉज है और ये क्लॉज इस एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और ये एक्शन एक नाउन होने के कारण ये एक नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया आपकी? वंदना कुमारी, हाय फाय मत छोड़िए, समझिए जो मैं कह रहा हूं। ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? उलझ तो नहीं रहे हैं आप? परेशान तो नहीं हो रहे हैं बेटा?
नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, कंपैरेटिवली मैं आपको सिखा रहा हूं, नाउन के एक्शंस को करते हुए दिखा रहा हूं। मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि कैसे एक नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, और ना केवल नाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, बल्कि एक क्लॉज और एक फ्रेज भी सेंटेंस में नाउन के वो सारे कार्य कर सकते हैं। मंजूर अहमद, आज कहाँ रह गए थे बेटा? अरे मिलना वल्ला मंजूर अहमद, मिलने मत आना बेटा, मैं इधर उधर रहता हूँ, ठीक ना? तो क्यों परेशान हो मंजूर? ओमवीर कहाँ थे? कितना इंतजार किया, आपकी वजह से क्लासेस में शुरू किया हूँ बेटा। ओमवीर, और आपकी तैयारी कैसी चल रही? टीजीटी इस बार बेटा आपको हर हालत में निकालना ही है, कोई रोक नहीं सकता आपको। ओमवीर, ठीक है ना? आगरा वाले मेरे बच्चे, और कैसे हैं आप? कुशल से हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पा करके। मंजूर, आप मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, बाकी इसमें कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो दोबारा देख रहे हैं क्लासेस को। और बाराबंकी में मैं राम सेवक चौराहे पे रहता हूँ, ठीक है? कभी आना, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों से, ठीक है? मैं मेरे बच्चों से जरूर मिलना चाहूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो समझ में आ रही है बात, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कंपैरेटिवली नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज को नाउन के साथ कंपेयर करके समझा रहा हूं, ठीक है? चलो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एडजेक्टिव की तरह बताऊंगा, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया, एडजेक्ट, एक चीज और कर लें, फ्रेज की तरह भी देख लें। नाउन फ्रेज की तरह। अभी तो बताया मैं राम सेवक चौराहे पर रहता हूं, क्यों परेशान हो आप? राम सेवक चौराहे पे रहता हूं मैं। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे मैसेज कर लेना। और मैं जरूर मिलूंगा आपसे मेरे बच्चे, ठीक है? टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं, यहीं पे रहूंगा अभी मैं, ये सारी पीपीटी खाली कर लूंगा पहले, बोर्ड साफ कर लें। हम्म, अब आ जाए। गुड बेटा, लगे रहो, बहुत अच्छा। अब मैं एक चीज और बेहतरीन समझाना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम आपकी परीक्षा कैसे लेता है। जैसे मैं लिख रहा हूं, संतोष, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। ये पहला सेंटेंस में लिख रहा हूं, आपको बताना है ये सेंटेंस सही है कि गलत है। बाराबंकी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है? चलो, पहला सेंटेंस ही हो गया। दूसरा सेंटेंस ही हो गया, माय ब्रदर संतोष इज अ डॉक्टर। ये दो सेंटेंसेस हैं, और इन दोनों सेंटेंसेस में यस केस इन अपोजिशन बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, संतोष हु इज माय ब्रदर इज अ डॉक्टर।
ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं? चौथा सेंटेंस है, माई ब्रदर हु इज संतोष इज अ डॉक्टर। क्या बात है ओमवीर, मेरा बच्चा, नाज है मुझे तुम पे। अगला सेंटेंस, ये चारों सेंटेंसेस में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो फटाफट बताओ, और फिर मैं पांचवा सेंटेंस लिख रहा हूं। कैटरीना कैफ किसको किसको पसंद है? कैटरीना द बेस्ट एक्ट्रेस हैज बीन अवार्डेड। ऑल आर करेक्ट। ओके ओके, फिर मैं अगला लिख रहा हूं, द बेस्ट एक्ट्रेस कैटरीना, कैटरीना मैंने सी से लिख दिया है, के से तो नहीं लिखती है वो, पता नहीं मुझे। नरगिस कह रही है आई लाइक दीपिका। ओके, आई लाइक यू माय डियर, you all are my dears and I love and like you all. The best actress Katrina has been awarded. 7 number sentence. Katrina who is the best actress has been awarded. Rajan Mishra ji, all are correct. Okay. सब नशेड़ी हैं, आई डोंट लाइक। अच्छा, वंदना कह रही है सब नशेड़ी हैं। ओके, आई 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 डू बेटा, मुझे भी नहीं पसंद है, सब नशेड़ी हैं। वंदना, बेटा क्या करूं, डिजिटल बोर्ड, आई कांट अफोर्ड डिजिटल बोर्ड। मैं डिजिटल पे ही पढ़ाता था, अभी कुछ दिन पहले हमारे पुराने स्टूडेंट्स वहीं से आए हैं जुड़ के, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी, चार चांद तो लग जाते। बस कुछ समस्याएं चल रही हैं, और आप लोगों का साथ रहा और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं खड़े होकर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी। क्या बात है, मुझे मिस करा दिया तुमने, दिल्ली याद दिला दी मुझे। हाँ बेटा, 8, 8 नंबर सेंटेंस देखो। फिर मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ, द बेस्ट एक्ट्रेस हु इज कैटरीना, हैज बीन अवार्डेड। ये 2 घंटे की क्लास मैंने सोचा था कि समाप्त हो जाएगी 2 घंटे में, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 2 घंटे में पूरा होने वाला है। वंदना मिश्रा, ऑल आर करेक्ट। चलिए खैर, अब जरा ध्यान से देखो इसमें कौन कौन सा सेंटेंसेस, पहले तो फ्रेजेस को पहचान लेते हैं और उनके फंक्शन को समझ लेते हैं। आप पहले समझिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा समझा दूं आगे चल करके, फिर मैं वापस लाता हूं आपको। जब भी किसी सेंटेंस में कोई नाउन और फिर कॉमा और फिर एक फ्रेज यूज किया जाता है। फ्रेज कौन होता है? वर्ड और प्लस वर्ड, ये फ्रेज होता है, ये आप जानते हो पहले से। तो किसी सेंटेंस में कोई नाउन लगा है, फिर फ्रेज लगा है, फिर से कॉमा लगा है, और फिर वर्ब लगी है,
तो इस तरह के सेंटेंस में ये वाला नाउन सब्जेक्ट होता है, और ये जो फ्रेज होता है, ये फ्रेज इस नाउन के इक्वली चलने वाला एपोजिशन होता है। और ये एक फ्रेज होता है, और इसीलिए ये फ्रेज इन एपोजिशन होता है। एपोजिशन का मतलब होता है साथ साथ। और ये एक नाउन के फ्रेज रूप का फंक्शन होता है। और इसमें होता क्या है, इस नाउन यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है, कि एक क्वालिटी बताई जाती है, एक गुण का एक गुण बताया जाता है। मैं हिंदी को यूज कर रहा हूं, बताया जाता है। और ये सब्जेक्ट के साथ साथ चलता है। साथ साथ का मतलब क्या होता है, ये वही होता है, यानी एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उस सब्जेक्ट की पहचान कराती है और उस सब्जेक्ट के बारे में बताती है। उस सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकती। बात समझ रहे हैं? ये उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकती। जैसे हम कहें मिल्टन अ ब्लाइंड पोएट, कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट। तो मिल्टन ने कंपोज किया था इस पैराडाइज लॉस्ट को। लेकिन अगर हम अकेले ब्लाइंड पोएट कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट कहें तो ठीक है, हम समझ जाएंगे कि वो मिल्टन थे। अब ब्लाइंड पोएट कंपोज्ड मिल्ट पैराडाइज लॉस्ट, तो हम एब्सोल्युटली समझ जाएंगे कि वो मिल्टन ही थे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मिल्टन ब्लाइंड तो थे, लेकिन ब्लाइंड मिल्टन नहीं है। जरा बात की बारीकी को आप समझिए, तब आप पिछले वाली पीपीटी पे जाकर के उस सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाएंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं आपके। और तभी वो संतोष वाला सेंटेंस आप समझ पाएंगे। बारीकी को समझो, बारीकी को समझो। हाँ, के साथ साथ साइड बाय साइड। तो मिल्टन अ ब्लाइंड पोएट, यानी मिल्टन एक ब्लाइंड पोएट थे। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, अ ब्लाइंड पोएट मिल्टन कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि मिल्टन ब्लाइंड तो हो सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड मिल्टन नहीं हो सकता। क्या ब्लाइंड का पर्यायवाची मिल्टन है? नहीं है ना। यानी ब्लाइंड की विशेषता मिल्टन नहीं, बल्कि मिल्टन की विशेषता ब्लाइंड है। उसका ब्लाइंड होना यह मिल्टन की खासियत है। मिल्टन ब्लाइंड थे, सूरदास ब्लाइंड थे। तो अगर हम कहें ब्लाइंड पोएट मिल्टन, इसका मतलब है ब्लाइंड पोएट मिल्टन एक और थे, और एक अच्छे वाले मिल्टन और थे जो ब्लाइंड नहीं थे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। बात समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मिल्टन कैन बी ब्लाइंड पोएट, बट अ ब्लाइंड पोएट कैन नॉट बी मिल्टन। बात की बारीकी को समझिए आप, तभी आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब जरा देखिए, अगर इस सेंटेंस को हम, ये सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रेज इन अपोजिशन में उस मुख्य नाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। और ये फ्रेज है। क्या है बेटा? देखो, फ्रेज है। इसमें अ एक डिटर्मिनर है जो पॉइंट के लिए लगा है, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है जो इस पॉइंट के लिए लगा है, और ये एक पोर्शन है जिसे हम अपोजिशन कहते हैं। फ्रेज इन या केस इन अपोजिशन कहते हैं। इसको दो नाम से जाना जाता है, केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन इसे कहा जाता है। अब जरा देखिए ये सेंटेंस कैसे सही हो सकता है। अ ब्लाइंड पोएट हु इज मिल्टन, या हु वाज मिल्टन।
कंपोज्ड, पीएल। एक ब्लाइंड कवि जो कि मिल्टन था। अब जरा वापस आइए, इस सेंटेंस को देखिए, ये वाला कटरीना वाला। कटरीना हु इज द बेस्ट एक्ट्रेस, यानी कटरीना बेस्ट एक्ट्रेस है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस कटरीना ही हो ऐसा नहीं हो सकता। बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी है, हाँ। और कुछ और भी नाम ले सकते हैं, काजोल का नाम ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो सारे नाम ले सकते हैं। वो आपको बेस्ट लगती है तो बेस्ट तो हम किसी को कह सकते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करे वो बेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेस्ट कैटरीना बेस्ट एक्ट्रेस हो सकती है, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस कैटरीना नहीं हो सकती। उसी तरह से मिल्टन ब्लाइंड हो सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड पोएट मिल्टन ह्यू हो ऐसा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो ब्लाइंड पोएट हु इज मिल्टन, ये गलत है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें मिल्टन, अब इसकी खासियत क्या है, हु वॉज अ ब्लाइंड पोएट, कंपोज्ड, ये पूरा। तो ये करेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये हु वॉज ब्लाइंड पोएट, ये पूरा का पूरा पोर्शन मिल्टन की विशेषता बता रहा है। लेकिन ये मिल्टन इस ब्लाइंड पोएट की विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि ब्लाइंड पोएट मिल्टन ही नहीं है, बल्कि कोई और भी है। बात समझ रहे हैं? समझ गया बेटा? बिल्कुल एडजेक्टिव फ्रेज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर अब यहां पर देखिए, ये दो चीजें हैं। ये अगर हम अब ब्लाइंड पोएट के बाद कॉमा लगा दें इस सेंटेंस में, अभी ऊपर चलते हैं उधर बताते हैं, ये समझ गए आप? अब देखिए, हाँ जो ये संतोष मेरा भाई है, कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल मेरा भाई है। और वो डॉक्टर भी है, ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं, वो सच है। लेकिन मेरा भाई संतोष ही नहीं हो सकता, उसका नाम दीपक भी हो सकता है, क्योंकि वो दीपक भी है। तो मेरा भाई संतोष ही नहीं है, बल्कि मेरा भाई दीपक भी है, जो कि एक दूसरा भाई है, जो डॉक्टर नहीं है। तो संतोष मेरा भाई हो सकता है, लेकिन मेरा भाई संतोष ही नहीं, दीपक भी है। उसी तरह से कटरीना बेस्ट एक्ट्रेस हो सकती है, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस कटरीना ही नहीं हो सकती है। उसी तरह से संतोष हु इज माय ब्रदर हो सकता है, लेकिन माय ब्रदर हु इज संतोष ही नहीं हो सकता है, वो दीपक भी हो सकता है। अब ये जो यहां पर यूज किया गया माय ब्रदर, ये इसके साथ साथ चल रहा है, और ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहां कॉमा लगा है। ये नाउन फ्रेज है, ये कॉमा लगा है, ठीक है, बात समझ में? उसी तरह से संतोष के बाद जब हम कॉमा नहीं लगाएंगे और इसको लिखेंगे, तो ये हु इज माय ब्रदर, ये इस संतोष की विशेषता बताने के कारण ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ संतोष के बाद कॉमा लगा दें, तो और यहाँ भी कॉमा लगा दें, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इस संतोष के साथ साथ चलने लगेगा, और ये क्लॉज इन एपोजिशन हो जाएगा। और ये क्लॉज हो जाएगा कैसा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? डिफरेंस ही तो आपको टीचिंग में लाएगा बेटा। फिर आप टीचिंग में नहीं आने के काबिल हैं अगर आप इस तरह के डिफरेंसेस नहीं समझ पाए, तो फिर तो फिर तो फिर समस्या हो जाएगी बाबू, है ना। बेहतरीन तरीके से पढ़िए और मजे लीजिए ग्रामर के मेरे साथ। जो भी मेरे पास है वो सब मैं आपको देने को तैयार हूँ। बस इस बार मुझे मुझे इस बार नौकरी चाहिए, सबकी नौकरी चाहिए। ये जो रात के 12 बजे जाग रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इनको कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। और कल का सेशन मैं लेके आ रहा हूँ बेहतरीन। या तो एक कोई राइटर लूंगा, या तो हिस्ट्री शुरू करूंगा मैं, लिटरेचर, ठीक है ना। कैवलियर पॉइंट वगैरह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कल की क्लास लिटरेचर की क्लास होगी बेटा।
कल लिटरेचर की क्लास होगी, इसको रोकेंगे यहाँ पर और फिर आगे इसको चलाएंगे। अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने वाला है एक दो दिन के लिए। ये रात में 12 बजे 10 बजे है, इसलिए हो सकता है डिस्टरबेंस ना हो सकता है एक आध दिन डिस्टरबेंस हो, लेकिन ये अबाध निर्बाध क्लासेस चलेंगी। ठीक है ना? तो आप समझ गए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये हमारा सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। समझ गए? ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। समझ गए बाबू? क्या बात है। रात के 12 बजे इतने लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है, ये है यही यही जज्बा, यही जुनून, यही पैशन आपको नौकरी दिलाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। चलिए अब बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉजेस। एंड क्लॉज की बात करेंगे। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मैं चाहूं तो खत्म कर सकता हूं अभी इसको, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं बहुत डीपली आपको, टीचिंग की यही खासियत है बेटा, टीचिंग की यही खासियत है कि आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, और वो चीजें एक टीचर ही आपको दे सकता है। जो चीजें मैं समझा रहा हूं, ये किसी किताब से आपको नहीं मिल सकती। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए एडजेक्टिव, तो अब ये तो आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताना। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये एट्रीब्यूट यूज होता है और ये प्रेडिकेट यूज होता है। सिंपली आपको मैं आगे भी बताऊंगा और आप जानते हैं भी इस बात को। अब ये फ्रेज और क्लॉज कैसे बनेंगे, जैसे मैं लिखूंगा गर्ल with a basket in her hand was standing before me। बिल्कुल हमारी तरह पढ़ाओगे नरगिस बेटा, बिल्कुल हमारी तरह पढ़ाओगे। और ये सब इतनी गहराई से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं कि आप जब टीचर बनो तो कमाल कर दो, बिल्कुल कमाल कर दो आप। मेरा करियर तो खत्म हो गया सरकारी जॉब मिलने के बाद। कहाँ वो जोश और जुनून रह जाता है। ठीक है, वो ऑनलाइन को सिस्टम, ऑनलाइन का लॉकडाउन की वजह से इतना प्रचलित हो गया कि अब जो है, और ईश्वर की दुआ से मैं इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स में रहा हमेशा, और अभी मैं हूँ, क्योंकि अभी मैं अन अकेडमी से जुड़ा हूँ, और अन अकेडमी इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। यू ऑल गाइस नो दैट, आप सब ये बात जानते हो कि इससे बड़ा कोई नहीं। ठीक है ना? और इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पे सबसे खासियत ये है, खास बात ये है कि आप इंटरेक्शन कर पा रहे हैं मेरे से, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपके ड्राइंग रूम में बैठ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, पर्सनली आपको पढ़ा रहा हूँ। बस थोड़ा सा मैं ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा सा ताम झाम नहीं है, बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा हूँ, मैं कोने में छोटा सा रखा हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हम लोग, मेन चीज है पढ़ाई जो आप कर पा रहे हैं। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है बेटा, अंडरलाइन करना है फ्रेजेस को। जैसे देखिए, अ 10 ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा एक फ्रेज है। बोलो है कि नहीं है? देखो, ये आ लगा है इस गर्ल के लिए, और गर्ल एक नाउन है, ध्यान से समझिएगा। ये आ एक डिटरमिनर है। ठीक है, ये आर्टिकल है जो डिटरमिनर की तरह इस गर्ल को डिटरमाइन कर रहा है कि आई डोंट नो दैट गर्ल, मैं नहीं जानता। हाँ, वो 10 ईयर थी,
ये एक 10 ईयर है, ये 10 ईयर ओल्ड, ये 3 वर्ड एक साथ। 10 ईयर ओल्ड, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। आ 10 ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल, ये टोटल एक फ्रेज है। और जिस फ्रेज में ये 10 एक एडजेक्टिव है, नंबर, ईयर एक नाउन है जो बीच में यूज किया गया है एडजेक्टिव की तरह, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है। लगे किसके लिए हैं? ये 10 ईयर के लिए लगा है, और 10 ईयर ओल्ड ये गर्ल के लिए लगा है, और ब्यूटीफुल भी ये गर्ल के लिए लगा है। ये 10 ईयर ओल्ड इस ब्यूटीफुल के लिए नहीं लगा है। बात समझ रहे हैं? ये 10 ईयर ओल्ड ये ब्यूटीफुल के नहीं लगा है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आ 10 ईयर ओल्ड सो एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो ये और बड़ा कर दिया मैंने। अब ये इस गर्ल के लिए हो गया, ठीक है। ये 10 ईयर ओल्ड ये भी इस गर्ल के लिए है, और इसीलिए ये 10 ईयर ओल्ड ये एक फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ? और ये फ्रेज इस गर्ल नाम के नाउन के लिए है, और ये अ इस गर्ल नाम के नाउन के लिए है। तो ये भी एक एडजेक्टिव का ही तो पार्ट होता है, जिसे आप आर्टिकल कहते हैं, जो इस सेंटेंस में डिटरमिनर की तरह यूज किया गया है। तीनों चीजें समझ में आ रही है? कोई कहीं कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो? ये आ के बारे में बता रहे हैं, आ का परिचय दे रहा हूं बेटा मैं। ये आपको मैं परिचय दे रहा हूं आ का। आ क्या है? आ एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो आर्टिकल की कैटेगरी में आता है, और ये इस सेंटेंस में डिटरमिनर का रोल अदा कर रहा है। ये आ लगा है इस नाउन के लिए, और इसीलिए ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्योंकि जो भी वर्ड नाउन के लिए लगा है वो एडजेक्टिव के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये 10 ईयर ओल्ड ये एक फ्रेज है, और ये 10 ईयर ओल्ड कौन है? गर्ल है। तो ये गर्ल एक नाउन है, तो ये टोटल तीनों वर्ड एक फ्रेज है। तो ये कैसा फ्रेज है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्लियर हो गई? अभिषेक जायसवाल, स्वागत है बेटा। रात में जग रहे हो भी, पढ़ लो थोड़ा सा। अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पीछे से शुरू करते हैं। ये नाउन है, और देखें जरा, ये ब्यूटीफुल किसके लिए लगा? ब्यूटीफुल लगा है गर्ल के लिए। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? ये एक एडजेक्टिव होगा। अब ये कॉम्बिनेशन में और डिटेल में समझाएंगे आपको। अब ये एब्सोल्युटली किसके लिए लगा है? क्या इस ब्यूटीफुल के लिए लगा है, या इस गर्ल के लिए लगा है? अगर ये गर्ल के लिए लगा होता या हो तो ये एडजेक्टिव होगा, और अगर ये एब्सोल्युटली इस ब्यूटीफुल की विशेषता को बता रहा है, ये है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये। क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम होता है किसी एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा देना। तो यहाँ ये इस एडजेक्टिव की ब्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, उसकी ब्यूटीफुलनेस को। गर्ल की एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल का मतलब है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तो ये एब्सोल्युटली इस गर्ल के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा लड़की ना, बहुत ज्यादा सुंदर, और सुंदर लड़की। तो सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। और एब्सोल्युटली इस ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। और ये उसकी डिग्री बढ़ा रहा है, और इसलिए ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। हाँ बिल्कुल ओमवीर, बहुत बढ़िया बेटा। ब्यूटीफुल के लिए। और ये सो इस ब्यूटीफुल के लिए है या एब्सोल्युटली के लिए? ये एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली की डिग्री को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और कह रहा है सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो ये सो भी एक एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। और ये टोटल यहां से यहां तक के ये एक फ्रेज है, जो जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज देयर, लो मैंने सेंटेंस खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। इज देयर, तो ये इज का सब्जेक्ट है,
अ 10 year old so absolutely beautiful girl। ये टोटल एक फ्रेज है जो इस सेंटेंस में लगी इस इज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का काम कोई नाउन करता है, और यह फ्रेज वही काम कर रहा है जो एक नाउन करता है, और इसीलिए यह एक नाउन फ्रेज है, ये आप जानते हो। लेकिन इसके अंदर ये 10 year old ये एक फ्रेज जो इस गर्ल की विशेषता बता रहा है, बाकी ये सब एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, इसमें कोई फ्रेज नहीं है। ये सो एब्सोल्युटली के लिए है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल के लिए है, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है, ठीक है ना। और इसे यहाँ कोई फ्रेज नहीं है, सिंगल एंटिटी है और सिंगल यूनिट है। ये 10 year old ये एक फ्रेज है जो इस गर्ल के लिए लगा है, और गर्ल एक नाउन है और इसीलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्लियर हो गई बात अंशु? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब आ जाओ ऊपर वाले सेंटेंस में। तो अ 10 year old ब्यूटीफुल गर्ल में ये एक नाउन फ्रेज है, लेकिन इसके अंदर ये 10 year old इस गर्ल की विशेषता बताने के कारण और फ्रेज होने के कारण यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब आ जाओ यहाँ नीचे। गर्ल, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल? विद अ बास्केट इन हर हैंड। ये टोटल एक फ्रेज है कि नहीं है? विद एक प्रपोजिशन है, अ एक डिटरमिनर है जो बास्केट के लिए लगा है, और ये विद अ बास्केट एक छोटा सा फ्रेज हो गया। इन हर हैंड ये दूसरा छोटा सा फ्रेज हो गया, और ये विद अ बास्केट इन हर हैंड एक ये बड़ा सा फ्रेज हो गया यहां तक, क्योंकि ये वर्ब तो है नहीं, तो ये दो फ्रेजेस मिलकर के एक लंबा सा फ्रेज बन गया, बड़ा सा फ्रेज बन गया। क्लियर हो गई बात? अब ये जो फ्रेज विद अ बास्केट इन हर हैंड है, ये किसके लिए लगा है? ये लगा है इस गर्ल के लिए, और विशेषता बता रहा है ये गर्ल नाम के नाउन की, और नाउन की विशेषता बताने के कारण इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, और ये एक फ्रेज है और इसीलिए इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। बात क्लियर हुई कि नहीं? एक और सो गया। बोलो बेटा जी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई? क्या बात है। तो नाउन की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये फ्रेजेस थे, ये ऐसे फ्रेजेस थे जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता बताते थे, और इसी वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेजेस कहलाते थे। अब जरा बात करेंगे हम किसकी? अब जरा बात करेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज की। चलो, बस 8 मिनट और हैं आपके साथ मेरे, इतनी देर और नींद ना आए, फिर मजे आ गए। देखो कितना बढ़िया चीजें आज क्लियर हो गई आपकी। चलो बेटा, अब मैं बात करता हूं रवि से। रवि, हु इज रवि, हु इज माई डियर ब्रदर इज कमिंग। दूसरा सेंटेंस देखो, दिस इज रवि माई डियर ब्रदर। अब तीसरा सेंटेंस देखो, रवि, देखिए जैसे सेंटेंसेस नहीं हो गया कुछ। ये सेंटेंस इस तरह का बता चुका हूं मैं पहले, है ना? सब बताओ। I bought a book which
इज वेरी इंटरेस्टिंग। सही है, इंटरेस्टिंग छुपा तो नहीं दिया। गुड नाइट राकेश। जा रहे हो बेटा? आ रहे हो तो गुड इवनिंग है, और जा रहे हो तो गुड मॉर्निंग बोल के जाएंगे अभी हम लोग। ठीक है, गुड इवनिंग से शुरू करेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड नाइट नहीं बोलते हम लोग। ठीक है। दूसरा, द बुक दैट आई बॉट yesterday इज दिस। छोटा कर दो, इज दिस। जरा दो सेंटेंसेस देख लो पहले। मैंने बॉट किया एक किताब, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो, एक चीज अभी बताना छूट गई। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से आप एक प्रश्न करें, व्हाट टाइप ऑफ, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से व्हाट टाइप ऑफ का प्रश्न करें, तो जो आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। आंसर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कौन एडजेक्टिव होता है? व्हाट टाइप ऑफ का प्रश्न अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पूछें, तो जो आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। अब जरा देखो, अगर हम बुक से पूछें, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। व्हाट टाइप ऑफ बुक आई बॉट, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, जिसमें विच नाम का एक प्रोनाउन लगा है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हेल्पिंग क्या है? लिंकिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब है। और वेरी इंटरेस्टिंग में इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव और वेरी एक एडवर्ब है। ये एक फ्रेज बना हुआ है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन एक क्लॉज है, और ये इस बुक की विशेषता बता रहा है। और ये बुक एक नाउन है, और इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा देखो, द बुक इज दिस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ये है केवल। द बुक इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ बुक इज दिस। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, दैट आई बॉट एस्टरडे, जो किताब मैंने कल खरीदी थी, ये इस बुक की विशेषता बता रहा है। और बुक एक नाउन है, और इसी वजह से ये आई बॉट एस्टरडे, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसकी विशेषता बता रहा है। और ये एक क्लॉज है, और इसीलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो क्लॉजेस और फ्रेजेस को मैंने समझा दिया आज। एडवर्ब क्लॉजेस और फ्रेजेस रह गए हैं अभी। सरोज कुमार ब्रह्मदत्त जी, एडवर्ब क्लॉजेस और फ्रेजेस रह गए हैं। यहीं से अगली जब भी लैंग्वेज की क्लास शुरू होगी, तब यहीं से शुरू होगी, इसी से आगे। इसीलिए मैं इसको सेव कर दूंगा, तो यहीं पे पता चल जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या समझाया था। फिर इसको हटा देंगे, हटा भी देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग तो कर ही लेंगे। अंशु, कहाँ चली गई थी तुम बीच में? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो अन अकेडमी के साथ जुड़े रहें, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स से मुलाकात करते रहें, उनके बेहतरीन लंबे अनुभव का लाभ उठाते रहें, और ऑनलाइन जुड़े रहें अन अकेडमी से। सब्सक्राइब करें, ले लें सब्सक्रिप्शन कम से कम 1 वर्ष का। देखिए, कोई भी एग्जाम आप तैयार करते हैं तो 1 वर्ष तो आपको लगता ही लगता है। तो 1 वर्ष तक टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आपको तैयार करने हैं, उन सभी के लिए पीडीएफ, है ना, वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, क्विजेज, ये सभी आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर देंगे। आपको ABI 10, ये आपको यूज करना है, मेरा रेफरल कोड। और रेफरल कोड है मेरा, जिसकी वजह से आपको हर कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी यहाँ काफी सारी क्लासेस हैं जो क्लियर और फ्री आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना? तो गुड मॉर्निंग बोल के जाएं हम लोग फिर, क्यों? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट बचा हुआ है।
और अभी मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा और फिर राधे राधे बेटा। हम तो यही हैं सर। हाँ अंशु, ठीक है बेटा, यहीं रहना, कहीं मत जाना। चलिए मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया था, जुड़ जाइए आप लोग प्लीज। रन द डेली क्लासेस। बिल्कुल चलेगी बेटा, इसी तरह से चलेगी। आप बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट एफर्ट योर्स टू बेटा, आपका भी। हाँ राकेश बेटा, आप भी हैं। गुड मॉर्निंग हो गई प्रमिला जी, अब सो जाइए बेटा। बहुत मेहनत किया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग मेरे डियर। कमेंट भी डिलीट डालते आ रहा है, अपने अपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कमेंट आ रहा था, ठीक है। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग बेटा। आरती दिवाकर, सबको गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय। जुड़े रहें अन अकेडमी से, सब्सक्राइब करें और खूब सारी बेनिफिट्स लें अपने आप को और मजे से तैयारी करते रहें। मैं रोक रहा हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी, सॉरी।